Students, today we are going to study the living world of class 11, and this video is totally based on NCERT book. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड. If you look around, you will see a large variety of living organisms, be it potted plants, insects, birds, and your pets or other animals and plants. अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स नज़र आएगी, चाहे वो पॉटेड प्लांट्स हो, इंसेक्ट्स हो, बर्ड्स हो, आपके पेट्स हो या फिर दूसरे एनिमल्स और प्लांट्स. हर जगह लाइफ ही लाइफ है. There are also several organisms that you cannot see with your naked eye, but they are around you. If you were to increase the area that you make observations in, the range and variety of organisms that you see would increase. मतलब जो हम देखते हैं वो ऑर्गेनिजम्स तो है, बट इसके अलावा ऐसे बहुत ऑर्गेनिजम्स हैं जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन वो हमारे आसपास प्रेजेंट होती है. मतलब हम उन्हें डायरेक्टली नहीं देख सकते, फिर भी वो हमारे एनवायरनमेंट का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है. तो अब सोचिए, अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन का एरिया बढ़ा दें, मतलब सिर्फ घर या स्कूल तक लिमिटेड ना रखकर और वाइड एरिया ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्वेशंस की रेंज और वैरायटी भी आप देखेंगे कि वो भी बढ़ जाएगी. तो ऑब्वियसली अगर आप एक डेंस फॉरेस्ट विजिट करें, देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है बुक में कि ऑब्वियसली इफ़ यू विजिट अ डेंस फॉरेस्ट you would probably see a much greater number and kind of living organisms in it. So each different kinds of plants, animals or organisms that you see represent a species. इसका मतलब अगर आप अपने एक डेंस फॉरेस्ट विजिट करेंगे और वहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा नंबर और डिफरेंट काइंड्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे देखने को, मतलब एज़ कम्पेयर टू आपके आसपास के एरिया में. तो फॉरेस्ट में जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. The number of species that are known and described range between 1.7 to 1.8 million. This refers to biodiversity. मतलब कि आज तक लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीशीज़ जो है आइडेंटिफाई और डिस्क्राइब किए जा चुके हैं ऑलरेडी. तो ये नंबर रिप्रेजेंट करता है कि बायोडाइवर्सिटी यानी कि अर्थ पर जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है उसकी टोटल वेराइटी, मतलब टोटल टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स. यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो अर्थ पर प्रेजेंट है. तो वी शुड रिमेंबर here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. मतलब हम जैसे जैसे एक्सप्लोर करते रहेंगे वैसे वैसे न्यू ऑर्गेनिजम्स जो है और भी आइडेंटिफाइड होती रहेगी. सो नेक्स्ट, as stated earlier, there are millions of plants and animals in the world. We know the plant and animal in our own area is known by their local names. So these local names would vary from place to place, even within a country. इसका मतलब क्या है कि जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में लाखों प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. हम अपने एरिया के प्लांट्स और एनिमल्स को उनके लोकल नेम से जानते हैं, ठीक है. लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये लोकल नेम्स जगह के हिसाब से चेंज होते रहते हैं. लेकिन जैसे कि आपके एरिया में अगर किसी प्लांट को किसी नेम से जाना जाता है, लेकिन दूसरे एरिया में उसी प्लांट को किसी और नाम से जाना जाएगा. इवन एक ही कंट्री के डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग नाम से बुलाया जा सकता है. तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा. तो प्रोबेबली यू वुड रिकॉग्नाइज द कन्फ्यूजन दैट वुड क्रिएटेड इफ़ वी डू नॉट फाइंड वेज एंड मीन्स टू टॉक टू ईच अदर टू रेफर टू ऑर्गेनिजम्स वी आर टॉकिंग अबाउट. तो इसलिए आप सोचो कि अगर हम एक कॉमन नेम यूज़ ना करें तो कितनी कन्फ्यूजन हो सकती है जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे होंगे. तो इससे कन्फ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ज़रूरी है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के नेम को स्टैंडर्डाइज किया जाए. मतलब ऐसा कुछ किया जाए जिससे सारी दुनिया में, मतलब पूरी दुनिया में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सेम नाम से जाना जाए. तो इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में नाम को लेके मतलब कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा. देखो यहाँ क्या लिखा है, देयर इज़ नीड टू स्टैंडर्डाइज द नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच दैट अ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज़ नोन बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ये तो मैंने समझा दिया. तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर. तो ऑब्वियसली नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द ऑर्गेनिज्म इज़ डिस्क्राइब्ड करेक्टली and we know what organism the name is attached to. तो यहाँ पे क्या बोला है कि नॉमेनक्लेचर तभी पॉसिबल है जब ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन हो चुका हो. मतलब हमें क्लियरली पता होना चाहिए कि हम किस ऑर्गेनिज्म का नाम दे रहे हैं, ठीक है. तो इसी प्रोसेस को मतलब पहचानना, आइडेंटिफाई करना, किसी भी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देना, इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन. ये तो नेक्स्ट आता है ये जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये सब पूरा एज इट इज़ NCERT ही पेस्ट की हुई है. तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं लाइन बाय लाइन NCERT को ही रीड करके उसका मीनिंग एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है. इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द स्टडी, नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव एस्टैब्लिश्ड प्रोसीजर्स टू असाइन अ साइंटिफिक नेम टू ईच नोन ऑर्गेनिज्म. ठीक है,
यहाँ पे क्या बोला कि अब स्टडी को ईजी बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश किए, ठीक है। मतलब ऐसे ही हम किसी का नाम नहीं रख सकते, उसको नाम रखने के लिए भी बहुत सारे प्रोसीजर्स होंगे। तो बहुत सारे साइंटिस्ट ने इस पर काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो जो प्रोसीजर्स इस्टेब्लिश किए जिनकी मदद से जो ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम दिया जाता है। उसके बाद दिस इज़ एक्सेप्टेबल टू बायोलॉजिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सिस्टम है, ये जो तरीका है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड में सारे बायोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया था। फॉर प्लांट्स साइंटिफिक नेम्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल एंड क्राइटेरिया विच आर प्रोवाइडेड इन इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो उनके साइंटिफिक नेम्स मतलब कुछ प्रिंसिपल्स और रूल्स के बेस्ड पे होता है। तो ये जो रूल्स है ना, ये कौन देता है? ये इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN, ये रूल्स एंड प्रोसीजर प्रिंसिपल्स ये बनाता है या फिर बोलता है, ठीक है। तो यू मे आस्क हाउ द एनिमल्स नेम्ड। अब आप पूछोगे कि ये तो प्लांट्स की बात होगी, तो एनिमल्स का क्या होगा? तो एनिमल्स का जो ये रूल्स और प्रिंसिपल्स है ना, वो कौन बनाता है? इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर। तो एनिमल्स का होगा ये इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर और प्लांट्स का हो गया कोड फॉर बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर। द साइंटिफिक नेम्स एंश्योर दैट ईच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। मतलब ये इंश्योर करता है कि हर एक ऑर्गेनिज्म का सिर्फ एक ही वैलिड नाम होगा और वो पूरी दुनिया में होगा। दे ऑल्सो एंश्योर दैट सच अ नेम हैज़ नॉट बीन यूज्ड फॉर एनी अदर नोन ऑर्गेनिज्म। ये भी इंश्योर करता है कि वो जो नाम हम एक ऑर्गेनिज्म को दे रहे हैं ना, तो वो नाम किसी और दूसरे ऑर्गेनिज्म का नाम से मैच नहीं होना चाहिए। मतलब कि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं तो वो जो नाम दिया जा रहा है वो पहले से किसी और ऑर्गेनिज्म के लिए यूज़ ना हुआ हो। अब बायोलॉजिस्ट जो है कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। क्या है? कोई भी जो हम नाम देंगे ऑर्गेनिज्म को, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे। फर्स्ट है जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट। मतलब दो नाम होंगे, जैसे हमारे नाम के एक मेन नेम होता है और एक सरनेम होता है, तो ये इसी टाइप का है। जो फर्स्ट नेम होगा वो जेनेरिक नेम और जो सेकंड नेम होगा वो स्पेसिफिक एपिथेट होगा। दिस सिस्टम ऑफ प्रोवाइडिंग अ नेम विद टू कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। तो ये जो सिस्टम है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म को नाम दे रहे हैं विथ टू कॉम्पोनेंट, इसको बोलते हैं हम बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वॉज गिवन बाय कैरोलस लिन्नेस। ये जो नेमिंग सिस्टम है मतलब बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर जो है, ये किसके द्वारा दिया गया था? कैरोलस लिन्नेस ने, ठीक है। दिस नेमिंग सिस्टम यूजिंग टू वर्ड फॉर्मेट्स वॉज फाउंड कॉन्वीनियंट। मतलब ये जो दो वर्ड फॉर्मेट वाला ये सिस्टम साइंटिस्ट को काफ़ी ज़्यादा कॉन्वीनियंट लगा, क्योंकि इससे हर ऑर्गेनिज्म को एक क्लियर और यूनिक आइडेंटिटी मिल जाए। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ मैंगो टू अंडरस्टैंड द वे ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक नेम्स बेटर। तो यहाँ पे एग्जांपल के मदद से समझाया गया है, मैंगो का एग्जांपल दिया गया है कि हम मैंगो का साइंटिफिक नेम कैसे लिखेंगे। तो द साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो इज रिटन एज मैग्नीफेरा इंडिका। ये देखो, ये है साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। इन दिस नेम मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट द जीनस, ठीक है। मैग्नीफेरा इसमें क्या है? जीनस। और जो इंडिका है सेकंड नेम, ये क्या शो करता है? स्पीशीज़, ठीक है। इसमें मैग्नीफेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जीनस को और इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है पर्टिकुलर स्पीशीज़ को, ठीक है। और ये जो स्पीशीज़ है ना, यही है जो हमने ऊपर पढ़ा था स्पेसिफिक एपिथेट, ठीक है। और भी कुछ यूनिवर्सल रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के, जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्या है? बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन। मतलब बायोलॉजिकल नेम्स जो होते हैं वो लैटिन लैंग्वेज में होता है और इटैलिक्स में लिखा जाता है। इटैलिक्स मतलब पता है ना, मतलब ऐसे थोड़ा सा कर्सिव राइटिंग वाला, ठीक है। और चाहे नाम किसी भी लैंग्वेज से डिराइव हुआ हो, उसे लैटिनाइज्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। सेकंड क्या है कि बायोलॉजिकल नेम का पहला वर्ड जो होता है वो हमेशा जीनस होता है और दूसरा वर्ड हमेशा स्पीशीज़ एपिथेट होता है, ठीक है। फर्स्ट नेम हमेशा जीनस और सेकंड नेम हमेशा स्पेसिफिक एपिथेट। फिर थर्ड है बोथ द वर्ड्स इन अ बायोलॉजिकल नेम व्हेन हैंड रिटन आर सेपरेटली अंडरलाइंड और प्रिंटेड इन इटैलिक्स टू इंडिकेट देयर लैटिन ओरिजिन। अगर हम नेम को हैंड रिटन हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों वर्ड्स को सेपरेट अंडरलाइन किया जाता है। जैसे यहाँ पे मैग्नीफेरा इंडिका है तो मैग्नीफेरा को अलग अंडरलाइन करेंगे, इंडिका को अलग अंडरलाइन करेंगे। और अगर प्रिंट कर रहे हैं तो उसको इटैलिक्स में लिखा जाता है। ये उनके लैटिन ओरिजिन को शो करता है। तो फोर्थ नंबर जो है, द फर्स्ट वर्ड डिनोटिंग द जीनस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर वाइल द स्पेसिफिक एपिथेट जो है इट स्टार्ट्स विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है। मतलब क्या है? मतलब ये जो फोर्थ रूल है ये कहता है कि बायोलॉजिकल नेम का जो पहला वर्ड होता है मतलब कि जीनस, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और जो सेकंड वर्ड है दैट इज स्पेसिफिक एपिथेट वो हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है मैग्नीफेरा इंडिका। ये देखो, मैग्नीफेरा का जो फर्स्ट वर्ड है वो कैपिटल से शुरू हो रहा है, ये जीनस है। और इंडिका जो कि है स्पीशीज़, इसका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो ये चार जो है ना, ये हमारे कुछ
रूल्स जो हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म को नाम देने के लिए लिखते वक्त हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है. नेम ऑफ द ऑथर appears after the specific epithet that is at the end of the biological name and is written in an abbreviated form. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि स्पीशीज़ का जो नाम लिखते हैं उसके बाद हम ऑथर का भी नाम लिखते हैं, लेकिन वो एब्रीविएटेड फॉर्म में होता है. जैसे कि ये देखो, मैग्नीफेरा इंडिका के बाद मैग्नीफेरा इंडिका, फिर उसके बाद लास्ट में देखो LINN, मतलब ये है ऑथर का नेम. ऑथर का नेम है लिनियस, पूरा नाम है ये लिनियस, लेकिन इसको एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखना है. ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसलिए इसको फुल नेम नहीं लिखेंगे हम, इसलिए LINN इसको बोलते हैं एब्रीविएटेड फॉर्म. यहाँ पे जो मैग्नीफेरा इंडिका लिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे लिन इंडिकेट्स करता है कि स्पीशीज़ को सबसे पहले लिनियस ने डिस्क्राइब किया था. नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि सिंस इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू स्टडी ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइस सम मीन्स टू मेक दिस पॉसिबल. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन. मतलब क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ कि क्या हम दुनिया के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंडिविजुअली स्टडी कर सकते हैं. ऑब्वियसली ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है. तो इसलिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत है जिससे हम ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में डिवाइड करके उसको स्टडी करेंगे. तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को ईजिली ऑब्जर्व्ड कैरेक्टर्स के बेसिस पे, मतलब कैटेगरीज में डिवाइड कर देना. द मोमेंट वी यूज़ एनी ऑफ दीज टर्म्स वी एसोशिएट सर्टेन कैरेक्टर्स विद द ऑर्गेनिज्म इन दैट ग्रुप. What image do you see when you think of a dog? Obviously, each one of us will see dogs and not cats. Now, if we were to think of Alcetins, we know that we are what we are talking about. Similarly, suppose we were to say mammals, you would, of course, think of animal with external ears and body hair. तो मतलब यहाँ पे इस पैराग्राफ में क्या बोला है, मैं इन ईजी लैंग्वेज समझाती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ ग्रुप्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, डॉग्स, कैट्स, इंसेक्ट्स. इन ग्रुप्स को हम जैसे ही सोचते हैं, मतलब हम इजीली रिकॉग्नाइज कर देते हैं, उसको इजीली हम समझ लेते हैं. जैसे कि हम डॉग बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक स्पेसिफिक इमेज आ जाता है, हम डॉग ही इमेजिन करते हैं, कैट नहीं. अगर मैं मैमल्स बोलूँ तो आप तुरंत सोचेंगे एनिमल्स विद एक्सटर्नल ईयर्स और बॉडी हेयर. यहाँ पे लिखा है, मतलब आप एक ऐसे एनिमल को इमेजिन करोगे जिसके कान दिख रहे हैं और बॉडी में हेयर है ना. तो सिमिलरली अगर मैं वीट बोलूँ, वीट, तो आपके माइंड में वीट प्लांट की इमेज आएगी, मतलब आटा का, वीट मतलब आटा होता है ना, तो उसका जो पेड़ है वो आपके दिमाग में आएगा, चावल का नहीं आएगा. ठीक है, तो डॉग्स, कैट्स, मैमल्स, वीट, राइस, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब कॉन्वीनियंट कैटेगरीज हैं जिनका हम यूज़ हम ऑर्गेनिज्म को स्टडी करने के लिए करते हैं. ठीक है, तो साइंटिफिक लैंग्वेज में इन कैटेगरीज़ को टैक्सा बोला जाता है. ये देखो टैक्सा. जैसे हमने अभी पढ़ा ना कि कोई भी चीज़ को हम स्टडी करने के लिए, मतलब बहुत सारी वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स इस दुनिया में प्रेजेंट है, तो सबको स्टडी करना ईजी नहीं है, मतलब इट्स इम्पॉसिबल. तो उसको हम स्टडी करने के लिए उसको पर्टिकुलर एक कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. तो ये जो कैटेगरीज है ना, पर कैटेगरी को हम टैक्सा बोलते हैं. टैक्सा इंडिकेट द कैटेगरीज. ये देखो कैटेगरीज एट डिफरेंट लेवल्स. जैसे प्लांट भी एक टैक्सा हो गया, वीट एक टैक्सा हो गया, एनिमल्स, मैमल्स, डॉग्स, ये सब क्या हो गए, टैक्सा हो गए. ऐसे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया गया है. मतलब देखो, डॉग्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, कैट्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, तो उस बेसिस पे क्या है, ऑर्गेनिज्म को अलग अलग टैक्सा में डिवाइड किया जाता है. तो इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमी. हम सिर्फ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स देख के ही ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई नहीं कर सकते, है ना. तो एक्सटर्नल जो कैरेक्टर है वो तो हम देखेंगे, उसके साथ साथ हम इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, वो कैसे डेवलप होता है ये देखेंगे, उसका इकोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन देखेंगे. ये देखो, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, ये सारे प्रोसेस को हम नोटिस करते हैं, उसके बाद ही हम कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. सो टैक्सोनॉमी इज़ नॉट समथिंग न्यू. Human beings have always been interested in knowing more and more about the various kinds of organisms, particularly with reference to their own use. In early days, human beings needed to find sources for the basic needs of food, clothing, and shelter. Hence, the earliest classification were based on the uses of वेरियस ऑर्गेनिजम्स. मतलब क्या, ह्यूमन बींग्स हमेशा से ही अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के बारे में जानने के लिए हमेशा क्यूरियस रहते थे, स्पेशली अपने यूज़ के रेफरेंस में. मतलब ठीक है, तो अर्ली डेज़ में क्या, मतलब पुराने ज़माने में क्या होता था कि इंसान की बेसिक नीड्स जैसे कि फूड हो गया, क्लॉथिंग हो गया, शेल्टर हो गया, रहने की जगह, तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई थी वो ऑर्गेनिज्म के यूज़ के बेसिस पे थी. ठीक है, जैसे कौन सा प्लांट खाने में काम आता है, कौन सा मेडिसिन के लिए यूज़फुल है, ठीक है, कौन से प्लांट से हम शेल्टर बना सकते हैं, ये सही सब. फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि ह्यूमंस सिर्फ यूज़ तक लिमिट नहीं, मतलब यूज़ तो ठीक है करते थे, उन्होंने ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के साथ साथ उनके रिलेशनशिप को भी समझना शुरू कर दिया. तो ये जो ब्रांच ऑफ स्टडी है, दिस ब्रांच ऑफ स्टडी को हम क्या बोलते हैं, सिस्टमेटिक्स.
क्या है सिस्टमेटिक्स? नोइंग मोर अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर डाइवर्सिटीज़। सिर्फ डाइवर्सिटी एंड ऑर्गेनिज्म की स्टडी ही नहीं, बल्कि बट ऑल्सो द रिलेशनशिप अमॉन्ग दैम, उनकी रिलेशनशिप को भी समझना, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिस्टमेटिक्स। तो द वर्ड सिस्टमेटिक्स इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड। ये वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ? लैटिन सिस्टमा, मतलब एक्चुअल वर्ड जो है ओरिजिनल वर्ड सिस्टमा है, सिस्टमा से ये सिस्टमेटिक्स वर्ड बना है। सिस्टमा का ओरिजिनल मीनिंग क्या है? सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। लिनियस जो है वो फेमस ऑथर, जो हमने पहले भी उनका नाम पढ़ा है, उन्होंने क्या किया कि अपना पब्लिकेशन का नाम भी सिस्टमा नेचुरा रखा। ये देखो, ठीक है, उन्होंने क्या किया? लिनियस यूज्ड सिस्टमा नेचुरा एज द टाइटल ऑफ हिज पब्लिकेशन। द स्कोप ऑफ सिस्टमेटिक्स वॉज लेटर एनलार्ज्ड टू इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। मतलब कि बाद में क्या हुआ, सिस्टमेटिक्स का स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ गया। मतलब इसमें क्लासिफिकेशन की जगह और भी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होने लगी, जैसे कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन, ये सब इंक्लूड किया गया। ठीक है, सिस्टमेटिक्स टेक्स इनटू अकाउंट इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिस्टमेटिक्स ऑर्गेनिज्म जो होता है, सिस्टमेटिक्स ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी कंसिडर करता है। ठीक है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स, ये देखो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स मतलब क्या कि हमें सिर्फ ये नहीं देखना कि ऑर्गेनिज्म एक ग्रुप में है, बल्कि ये भी समझना है कि एक दूसरे से कितना रिलेटेड है और उनका इवोल्यूशनरी कनेक्शन क्या है। तो अब बात करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज की। क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस बिल्कुल नहीं है। ये क्या करता है? इट इन्वॉल्व्स वेरियस हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट अ रैंक और कैटेगरी। Since the category is the part of overall taxonomic arrangement, it is called taxonomic category। मतलब क्लासिफिकेशन एक सिंगल स्टेप बिल्कुल नहीं है, मतलब इसमें बहुत सारे हेयरarchical प्रोसेस होते हैं, मतलब स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट होता है इनका, जहाँ पे स्टेप एक हायर रैंक रिप्रेजेंट करता है। मतलब कि हम पढ़ेंगे आगे, ये स्टेप बाय स्टेप अरेंज्ड होता है और हर एक स्टेप को हम बोलते हैं रैंक या फिर कैटेगरी। तो ये जो ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है, इस पूरे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये पूरे कैटेगरीज मतलब टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का पार्ट होता है, तो इसलिए इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। अब क्या होता है, तो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है कि जब हम इन कैटेगरीज को एक ऑर्डर में अरेंज करते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डर में, तो वो मिलकर बन जाती है टैक्सोनॉमिक हायरार्की। मतलब क्या क्या रैंक से हम आगे पढ़ेंगे। मतलब each category is referred to as a unit of classification, in fact represent a rank and is commonly termed as taxon। मतलब क्या है कि हर कैटेगरी एक्चुअली एक रैंक रिप्रेजेंट करती है। ठीक, मैंने बोला ना, हर एक जो रैंक होती है, हर एक कैटेगरी, पर्टिकुलर कैटेगरी को रैंक बोला जाता है। इस यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं टैक्सॉन। स्पीशीज़, टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज अ स्पीशीज़। मतलब टैक्सोनॉमी में स्पीशीज़ का मतलब होता है ऐसा ग्रुप जिसमें ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक फीचर्स होता है ना, वो सेम होता है। One should be able to distinguish one species from the other closely related species based on the distinct morphological features। जो इंडिविजुअल्स काफ़ी हद तक एक जैसे होते हैं और उनमें कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें एक ही स्पीशीज़ में रखा जाता है। ठीक है, और हमें ये भी क्लियरली पता होना चाहिए कि एक स्पीशीज़ को उसकी दूसरी मतलब मिलती जुलती स्पीशीज़ में कैसे अलग करें। मतलब कैसा होता है ना, कभी कभी दो स्पीशीज़ मान लो एक जैसे हों, दिखने में भले ही सेम हो, लेकिन उसमें डिफरेंसेस होती है। तो वो क्या डिफरेंस है? बॉडी फीचर्स, हम उसको देख के समझ सकते हैं। भले ही बॉडी के अंदर की चीज़ सेम हो सकती है और अंदर की चीज़ सेम होने के कारण स्पीशीज़ में डाला जा भी सकता है, लेकिन उनकी बॉडी फीचर्स तो अलग होंगे, दिखने में अलग होगा। तो यहाँ पे जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना, मतलब ये रहा मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब वही कि हम बॉडी फीचर्स के बेसिस पे हम दो स्पीशीज़ में अंतर पता कर सकते हैं। उसके बाद लेट अस कंसिडर मैग्नीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबेरोसम, ठीक है, जो होता है पोटैटो का साइंटिफिक नेम। फिर होता है पैंथेरा लियो, यह है लायन का साइंटिफिक नेम। ठीक है, तो ये तीनों का एग्जांपल दिया। तो ये इन तीनों नामों में सेकंड वर्ड देखो, इंडिका, ट्यूबेरोसम एंड लियो, ये तीनों क्या है? ये स्पेसिफिक एपिथेट जो हमने ऊपर पढ़ा था, स्पीशीज़ नेम। और फर्स्ट वर्ड क्या है? मैग्नीफेरा, सोलेनम और पैंथेरा। ये तीनों क्या है? जो फर्स्ट वर्ड है वो है जीनस। तो जीनस स्पीशीज़ से एक लेवल ऊपर होता है। ठीक है, मैं आपको एक पिक्चर से समझाती हूँ। ये देखो, ये है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ये जो पिक्चर है ना, आपके NCERT बुक में भी है, यू कैन सी फ्रॉम देयर। तो सबसे लोएस्ट कैटेगरी देखो, ये आता है स्पीशीज़, ये है सबसे लोएस्ट कैटेगरी, जैसे कि मैंने बताया था। और किंगडम जो है वो है सबसे हाईएस्ट कैटेगरी। तो ये जो है ना, ये ऊपर से नीचे ऐसे जाती है। लेकिन
जैसे कि अभी हमने पढ़ा था उसमें कि जीनस स्पीशीज़ से एक लेवल ऊपर होती है, जैसे कि स्पीशीज़ से एक लेवल ऊपर, ये देखो जीनस, ठीक है, स्पीशीज़ से एक लेवल ऊपर जीनस होगा, जीनस से एक लेवल ऊपर होगा फैमिली, फैमिली से एक लेवल ऊपर होता है ऑर्डर, ऑर्डर से एक लेवल ऊपर होता है क्लास, और उससे ऊपर फाइलम, और फाइलम से एक क्लास ऊपर होता है किंगडम। हम हर एक कैटेगरी को पर्टिकुलरली पढ़ेंगे, मतलब हम ना अभी एक एक कैटेगरीज़ को अलग से अच्छे से पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे वापस आते हैं तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया, सॉरी, तो अब हम यहाँ पे वापस आते हैं, ठीक है। तो हमने कहाँ तक पढ़ लिया, यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक मैंने समझा दिया। अब क्या होता है, ईच जीनस मे हैव वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स बट हैविंग मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटीज। अब क्या होता है कि एक जीनस के अंदर ना एक से ज़्यादा स्पीशीज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि बहुत सारे सिमिलरिटीज़ हो सकती है। अब देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है पैंथेरा, हमने ऊपर पढ़ा था पैंथेरा लियो, तो अब लियो के जगह पे हम पैंथेरा टाइग्रिस भी यूज़ करते हैं, ठीक है। पैंथेरा लियो भी हो सकता है, पैंथेरा टाइग्रिस भी हो सकता है, वो लियो अलग स्पीशीज़ था, टाइग्रिस अलग स्पीशीज़ है। और एक एग्जांपल है सोलेनम, सोलेनम को हम दो अलग अलग स्पीशीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं, जैसे सोलेनम नाइग्रम और एक है मेलोंजिना, ये देखो मेलोंजिना, ये देखो, ठीक है। अब ह्यूमन बीइंग का भी एक स्पीशीज़ नेम है सैपियंस, ठीक है। हम ह्यूमंस का जो स्पीशीज़ नेम है वो है सैपियंस, और जीनस यूज़ हम करते हैं होमो, तो हमारा ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या हो जाता है, कैसा लिखा जाता है, होमो सेपियंस। अब देखो जीनस की बात करते हैं। जीनस कंप्राइजेस अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनेरा। वी कैन से दैट द जेनेरा आर एग्रीगेट्स ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़। मतलब जीनस में ऐसे स्पीशीज़ का ग्रुप होता है जो आपस में बहुत रिलेटेड होती है, ठीक है। जीनस एक क्या है, इन शॉर्ट दिस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पीशीज़, बहुत सारे स्पीशीज़ मिल के जीनस बनाते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखना है कि इसमें कैरेक्टर्स जो हैं बहुत कॉमन होते हैं कंपेयर टू द दूसरे जेनरा की स्पीशीज़। मतलब एक जेनरा और दूसरे जेनरा अगर हम कंपेयर करें तो दोनों में बहुत सारे हमें ना कॉमन कैरेक्टर्स नज़र आएंगे। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल में हमें ना क्या दिया हुआ है, पोटैटो और ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़ बट बोथ बिलोंग टू द जीनस सोलेनम। समझ में आया, मतलब पोटैटो और ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीशीज़ है, ठीक है, लेकिन दोनों में हम सोलेनम जीनस का यूज़ करते हैं। इसी तरह सेम देखो यहाँ पे लायन जिसको बोला जाता है पैंथेरा लियो, लेपर्ड को लिखा जाता है पैंथेरा पार्डस, और टाइगर को लिखा जाता है पैंथेरा टाइग्रिस। देखा, तीनों में सेम जीनस यूज़ कर रहे हैं हम, भले ही स्पीशीज़ का नाम अलग है तीनों में। इसमें स्पीशीज़ लायन का स्पीशीज़ नेम देखो लियो है, लेपर्ड का स्पीशीज़ नेम पार्डस है, टाइगर का स्पीशीज़ नेम टाइग्रिस है, लेकिन तीनों में जीनस जो है पैंथेरा ही है। लायन में भी पैंथेरा, लेपर्ड में भी पैंथेरा, और टाइगर में भी पैंथेरा ही यूज़ हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन तीनों में, लायन में, लेपर्ड में और टाइगर में, इन तीनों में बहुत सारे फीचर्स कॉमन है, सेम है, इसलिए उनको सेम ही जीनस के अंडर रखा गया है। अब देखो, अब एक और जीनस की बात करें तो यहाँ पे फेलिस दिया हुआ है। फेलिस पता है वो जीनस है जिसके अंदर कैट्स आती है, कैट्स, ठीक है, ये देखो विच इंक्लूड कैट्स। अब देखो ये दोनों अलग अलग जीनस है, तो ऑब्वियसली पैंथेरा और फेलिस में डिफरेंसेस तो होंगी, तभी उनको अलग अलग जीनस में रखा गया है। कैसे डिफरेंस है, पैंथेरा देखो, पैंथेरा में टाइगर आ रहा है और फेलिस में कैट्स आ रहा है, तो डिफरेंस तो पता चल रहा है ना। तो ऑब्वियस द डिफरेंस इज़ वेरी ऑब्वियस, आप एकदम देख के ही पता कर सकते हो कि डिफरेंस क्या है। एंड इस डिफरेंस की वजह से ही क्या किया है, कैट्स को फेलिस में रखा है, और टाइगर, लेपर्ड, लायन जैसे एनिमल्स को किस में रखा है, पैंथेरा जीनस के अंदर। अब हमारा नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फैमिली। दिस इज़ आवर नेक्स्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। चलो पढ़ते हैं। द नेक्स्ट कैटेगरी फैमिली हैज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनेरा। ये देखो फैमिली क्या है, ग्रुप ऑफ जेनेरा, मतलब बहुत सारे जीनस का ग्रुप हम इंक्लूड करते हैं फैमिली में। जीनस में क्या था, स्पीशीज़ का ग्रुप, फैमिली में क्या है, जीनस का ग्रुप। देखो एक एक करके कैसे, यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आप अपने उस डायग्राम को देखो, जो येलो वाली डायग्राम मैंने आपको दिखाई थी बुक में, आप उसको देख के पढ़ोगे ना, आपको इजीली समझ आएगा। तो यहाँ पे एक और चीज़ है कि स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीशीज़। मतलब जीनस और स्पीशीज़ में हमने जितनी सिमिलैरिटीज़ देखी थी ना दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, फैमिली में इतना सिमिलैरिटीज़ नहीं होता है, मतलब उन दोनों से कम ही होता है। मतलब स्पीशीज़ से ऊपर जीनस होता है, जीनस से ऊपर फैमिली होती है। ये बात तो समझ में आ गई होगी। ओके, नेक्स्ट क्या है, फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अब देखो प्लांट्स में अगर हम बात करें तो प्लांट्स को हम कैसे डिवाइड करेंगे, बताओ, अलग अलग कैटेगरीज में, अलग अलग फैमिलीज़ में कैसे रखेंगे। तो प्लांट्स में क्या होता है कि उनके वेजिटेटिव फीचर्स को देखा जाता है और एक रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देखा जाता है। अब बताओ वेजिटेटिव
में क्या क्या फीचर्स आते हैं और रिप्रोडक्टिव में क्या क्या फीचर्स आते हैं मैं बताती हूँ। वेजिटेटिव में जैसे कि मान लो रूट हो गया, स्टेम, लीफ, ये सब हो गया, ठीक है, जैसे पार्ट्स ऑफ द प्लांट। लेकिन रिप्रोडक्टिव फीचर्स जैसे हो गए फ्रूट हो गया, फ्लावर हो गया, ये रिप्रोडक्टिव होता है ना। तो इन दोनों के बेसिस पे ही प्लांट को कैरेक्टराइज्ड किया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है 3 अलग अलग जेनरा, जैसे कि सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा, ये तीनों अलग अलग जेनरा है और उसको फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। अब देखो क्या है, 3 अलग अलग जेनरा है, सोलेनम है, पेटूनिया है और धतूरा है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं, कुछ तो ऐसे कॉमन फीचर्स होते हैं इन तीनों में, इसीलिए इनको सेम फैमिली के अंदर रखा गया सोलेनेसी। लेकिन ये है तीनों अलग अलग जीनस के। समझ में आ रहा है? मैं फिर से बोलती हूँ, सोलेनम, पेटूनिया और धतूरा ये तीनों हैं अलग अलग जीनस से बिलोंग करते हैं। लेकिन यहाँ पे जब हम फैमिली की बात कर रहे हैं तो फैमिली में आके ये तीनों एक ही ग्रुप में आ गए और वो ग्रुप का नाम क्या है? सोलेनेसी। ये हमने समझ लिया है प्लांट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम एक एनिमल का एग्जाम्पल से समझेंगे। हमने ऊपर भी पढ़ा था ये एग्जाम्पल, देखो जीनस पैंथेरा। पैंथेरा में क्या क्या आते हैं? लायन आते हैं, टाइगर आते हैं, लेपर्ड आते हैं। अब लायन, टाइगर, लेपर्ड को कौन से जीनस में रखा गया है? पैंथेरा। और फेलिस मतलब कि जो कि कैट्स होता है, कैट्स को कौन से जीनस में रखा गया है? फेलिस। लेकिन जब हम फैमिली में आते हैं, फैमिली में आके क्या हो जाता है? ये दोनों एक ही ग्रुप में आ जाते हैं, वो है फेलिडी। समझ रहे हो? आई एम रिपीटिंग अगेन। एनिमल की बात करें तो जो पैंथेरा जेनरा है, पैंथेरा के अंदर आ रहे हैं लायन, टाइगर, लेपर्ड, ये तीनों को अगर हम जीनस के अंदर देखें तो तीनों एक ही ग्रुप में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन कैट्स जो है इनके ग्रुप में नहीं आ रहा, कैट्स अलग ही जीनस में आ रहा है, वो है फेलिस। लेकिन जैसे हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, ऊपर कौन से हैं? अभी फैमिली, जीनस से ऊपर है ना फैमिली। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, जैसे फैमिली में आ गए, तो अभी ये दोनों ही सेम कैटेगरी में आ गया और वो सेम कैटेगरी का नाम क्या है? फेलिडी फैमिली। अब देखो यहाँ पे बोला है कि कैट और एक डॉग की अगर हम बात करें, कैट और एक डॉग की बात करें तो इन दोनों में ऑब्वियसली कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस भी मिलेंगी। दे आर सेपरेटेड इनटू 2 डिफरेंट फैमिलीज़। इन दोनों को अलग अलग फैमिलीज़ में रखा गया है। कैट्स को रखा गया है फेलिडी फैमिली में, लेकिन डॉग्स को अलग ही फैमिली में रखा गया है। ये देखो कैनिडी है डॉग की फैमिली और कैट की फैमिली होगी फेलिडी। अब क्या होता है ना, फैमिलीज़ जो हमने ऊपर पढ़ा, फैमिली में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होंगे अलग अलग फैमिली में जिनके कुछ कैरेक्टर्स मैच हो जाएंगे। अब उनको हम रख देंगे ऑर्डर में, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बोला है कि ऑर्डर जो है इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब देखो पढ़ के समझते हैं। वी हैव सीन अर्लियर दैट कैटेगरीज लाइक स्पीशीज, जीनस एंड फैमिलीज आर बेस्ड ऑन अ नंबर ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स। हमने ऊपर देखा कि जीनस, फैमिलीज़ और स्पीशीज़ में कुछ ना कुछ सेम कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको हम नोटिस करते हैं, देखते हैं, उसके बाद उनको इन तीनों कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, मतलब स्पीशीज़, जीनस, फैमिलीज़ में डिवाइड कर देते हैं। तो जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स। लेकिन जैसे जैसे हम हायरार्की में, मतलब वो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में जैसे हम ऊपर जाते रहते हैं ना, वैसे वैसे सिमिलैरिटीज़ जो है वो कम हो जाती है। और कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं ऑब्वियसली, लेकिन सिमिलैरिटीज़ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द जीनस, स्पीशीज़, फैमिलीज जो हमने ऊपर पढ़ी। ऑर्डर being a higher category is an assemblage of families which exhibit a few similar characters। मतलब ऑर्डर एक ऐसा ग्रुप है जिसमें रिलेटेड फैमिलीज, जैसे मैंने अभी बोला था पहले कि फैमिलीज़ में भी कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से मिलते जुलते हैं उनको निकाल के हम किस में ग्रुप कर देते हैं? ऑर्डर में, ठीक है, मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स वाले। The similar characters are less in number as compared to different genera included in a family। लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फैमिली के अंदर जो जेनेरा होते हैं ना उसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने? फैमिली के अंदर जो हम जेनेरा यूज़ करते हैं, जेनेरा होता है, उसमें सिमिलैरिटीज़ जो है बहुत ज़्यादा होती है, जबकि जो ऑर्डर है, तो हमें क्या ध्यान रखना है कि फैमिलीज़ के अंदर जो जेनेरा होते हैं ना उसमें सिमिलैरिटी ज़्यादा होती है। क्या बोला मैंने? फैमिली के अंदर जो जेनेरा होती है उसमें जो सिमिलैरिटीज़ है ना बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ऑर्डर में जो फैमिलीज़ आती है उसमें सिमिलैरिटीज़ बहुत कम हो जाती है। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, प्लांट फैमिली, 2 प्लांट फैमिली का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, कॉन्वोल्वेलेसी एंड सोलानेसी। ये दोनों फैमिलीज़ हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग फैमिलीज़ हैं। लेकिन जब हम ऑर्डर की बात करें, जब इनको ऑर्डर में लाया गया तो इनको सेम ऑर्डर के अंदर रख दिया गया। एंड वो सेम ऑर्डर क्या है? पॉलीमोनियल्स। इस
ऑर्डर के अंदर इन दोनों फैमिली को रख दिया गया, जबकि फैमिली में ये दोनों अलग अलग थे, लेकिन ऑर्डर में आके ये दोनों सेम कैटेगरी में आ गए। और ये कौन से बेसिस पे इसको ऐसा रखा गया? फ्लोरल कैरेक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमने इसको क्या किया? ऑर्डर के अंदर, सेम ऑर्डर के अंदर डाल दिया। अब एनिमल ऑर्डर की बात करें, कार्निवोरा के अंदर ये दोनों फैमिलीज आ रहे, ऊपर पढ़ा था ना। फेलिडी क्या है? कैट की फैमिली। कैनिडी है डॉग की फैमिली। ये दोनों फैमिली अलग अलग थी, लेकिन ऑर्डर में क्या हुआ? ये दोनों सेम ही ऑर्डर के अंदर आ गए, सेम ग्रुप में आ गए। कौन सा? कार्निवोरा। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट है हमारा क्लास। द कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर। देखो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं रिलेटेड ऑर्डर, मतलब ऑर्डर का ग्रुप। क्या? बहुत सारे ऑर्डर्स का जो ग्रुप होता है उसको क्लास में इंक्लूड किया जाता है। जैसे कि अगर हम बात करें ऑर्डर प्रिमाटा, कंप्राइजिंग मंकी, गोरिल्ला एंड गिबन। प्रिमाटा ऑर्डर के अंदर ये तीनों टाइप के एनिमल्स हम देख सकते हैं, जैसे कि मंकी, गोरिल्ला, गिबन, इन सबको ऑर्डर प्रिमाटा के अंदर रखा जाता है। ठीक है, लेकिन जब हम क्लास में आ गए, जैसे कि और ऊपर आ गए, तो उसका जो कैटेगरी है वो और कम में आ गया। जैसे इन तीनों को हम किस में लेके आ गए? मेमेलिया। समझ में आ रहा है? चलो मैं इस पूरे को ना ईजी वर्ड में समझा देती हूँ। इस पूरे को क्या बोला है कि एग्जाम्पल में क्या बोला है कि जैसे एक ऑर्डर है प्रिमाटा, ये हो गया एक ऑर्डर प्रिमाटा। इस प्रिमाटा में कौन से एनिमल्स आ रहे हैं? मंकी, गोरिल्ला और गिबन। ठीक है, ये तीनों जो एनिमल है वो प्रिमाटा ऑर्डर के अंदर आ रहे हैं। और एक ऑर्डर है, मान लो ये देखो कार्निवोरा। दो ऑर्डर को हमने यहाँ पे देखा। ठीक है, क्या है? एक प्रिमाटा और एक है कार्निवोरा। कार्निवोरा के अंदर कौन कौन से एनिमल आ रहे हैं? टाइगर, कैट, डॉग। अब इन दोनों ऑर्डर, मतलब प्रिमाटा और कार्निवोरा को एक ही क्लास में रखा गया है। समझ रहे हो? एक ही क्लास में रखा गया इन दोनों ऑर्डर को। कौन से क्लास में? ये रहा, मेमेलिया। क्यों रखा गया ऐसा? इसका रीज़न ऑब्वियसली ये होगा कि इन सारे एनिमल्स में ऐसे कुछ कॉमन फीचर्स हमें देखने को मिले हैं, तभी हमने इन सब को मिलाकर क्लास में डाल दिया। कुछ भी हो सकता है इन सब का, जैसे बॉडी हेयर हो गया। इन सारे एनिमल्स में क्या होता है? बॉडी हेयर होता है, मेमोरी ग्लैंड भी होता है, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, मतलब कान हमें दिखते हैं बाहर से। ऐसे कुछ फीचर्स के बेसिस पे ही हम कैटेगरीज़ में डालते हैं। समझ रहे हो? उसके बाद क्या है हमारा? फाइलम। फाइलम है ये हमारा क्लास से भी एक रैंक ऊपर। अब पढ़ लेते हैं हम फाइलम को। क्लासेस कंप्राइज एनिमल्स लाइक फिशेज, amphibians, reptiles, birds, along with mammals, constitute the next higher category called phylum. अब देखो क्लास में बहुत सारे एनिमल्स, जैसे कि फिशेज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड्स, ये सब चीज़ें जो क्लासेस में थी ना, इन सब के अंदर जितने भी कॉमन फीचर्स हमें नजर आएंगे ना, उनको मिला के हम किस में डाल देंगे? फाइलम में। कैसे? देखो, ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स। ठीक है, देखो कॉमन फीचर्स लाइक क्या क्या कॉमन फीचर्स हम देखेंगे? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड एंड डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम, मतलब डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड भी बोलते हैं। ये सब प्रेजेंट होता है किसमें? कॉर्डाटा में। समझ रहे हो? फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। कुछ एनिमल्स में, जैसे फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये सब अलग अलग क्लास है। समझ रहे हो? अलग अलग क्लास, लेकिन इन सब में कुछ कॉमन फीचर्स हैं। जैसे कि क्या? यहाँ पे दो कॉमन फीचर्स मैंशनड है। क्या क्या है? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होना, और सेकेंड है डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड। ये दोनों फीचर अगर किसी भी एनिमल में प्रेजेंट है तो हम उस ऑर्गेनिज्म को किस फाइलम के अंदर रख देंगे? कॉर्डाटा। अब यही बात प्लांट्स की बात करें, सेम केस, तो प्लांट्स में हम ना फाइलम टर्म का यूज़ नहीं करते, हम यूज़ करते हैं ये डिवीजन। मतलब सेम ही है, सेम बात है। जैसे एनिमल के लिए हम यूज़ करते हैं फाइलम वर्ड, और प्लांट्स के लिए हम यूज़ करते हैं डिवीजन। अब आ जाता है सबसे लास्ट और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, दैट इज़ किंगडम। तो अब हमारा आ गया है क्या? सबसे लास्ट और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो अब हमारा आ गया क्या? सबसे लास्ट और सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, वो है क्या? किंगडम। तब हम पढ़ लेते हैं इसको। ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला, फाइला मतलब यहाँ पे फाइलम ही है, आर assigned to the highest category called kingdom Animalia in the classification system of animals। मतलब क्या है? फाइलम में जितने भी कैटेगरीज थे ना एनिमल्स के, उन सब को मिलाकर हम किस कैटेगरी में रख देते हैं? किस किंगडम के अंदर रख देते हैं? एनिमेलिया। मतलब चाहे वो कॉर्डाटा हो या फिर कोई और फाइलम हो, सब एनिमल्स आखिर में जाके कौन से किंगडम में इंक्लूड हो जाते हैं? एनिमेलिया में। और ये बात थी सिर्फ एनिमल्स की। तो प्लांट्स का क्या?
द किंगडम प्लांटी, ये देखो, ऑन द अदर हैंड इज डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स, henceforth we will refer to these two groups as animal and plant kingdoms. तो दूसरी तरफ देखेंगे कि प्लांट्स के लिए हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, प्लांटी। जैसे एनिमल्स के लिए किंगडम एनिमेलिया था, वैसे ही सेम वे प्लांट्स का जो है वो है किंगडम प्लांटी। मतलब सारे जो प्लांट्स है चाहे किसी भी फाइलम से है वो सब आखिर में जाके कौन से किंगडम के अंदर आ जाते हैं, प्लांटी के अंदर। इसमें सारे मतलब डिफरेंट अलग अलग डिविजन्स के सारे प्लांट्स इसमें ही इसके अंदर ही शामिल हो जाते हैं इन द एंड हमें क्या बोला है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम में जो दो मेजर किंगडम्स हैं, दो बड़े किंगडम्स, वो यही है, एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम, जो हम आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सारे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को पढ़ लिया है, स्पीशीज़, फिर जीनस, फिर फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फिर फाइलम या डिवीजन, एंड देन किंगडम। इन सबको हमने इंडिविजुअली अलग अलग पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे ना 4 अलग अलग एग्जाम्पल की मदद से समझाया गया है कि कैसे कैसे किस किस जीनस के अंदर, फैमिली, ऑर्डर, क्लास के अंदर को कि हम क्या क्या बोलते हैं। जैसे मैन समझ लो, जैसे फर्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं, मैन। हमारा फर्स्ट एग्जांपल है मैन। मैन का बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमो सेपियन, मतलब ये है साइंटिफिक नेम। जो होमो है हमारा, ये क्या है, जीनस है, और सेपियंस है हमारा स्पीशीज़ नेम। अब मैन को मतलब होमो सेपियन जो है, इसमें से जीनस मैंने क्या बोला अभी, होमो, तो जीनस के अंदर क्या आ गया, होमो। उसके बाद फैमिली, फैमिली कौन सी हो गई इनकी, होमिनिडी। ऑर्डर क्या हो गया, प्रिमाटा। क्लास हो गया, मेमेलिया। फाइलम या फिर डिवीजन बोल सकते हैं, तो ये क्या है, मतलब एनिमल के अंदर ही आते हैं ना ह्यूमन बींग, तो इसका एनिमल का मैंने बताया था ऊपर क्या होता है, कॉर्डाटा। और यहाँ पे किंगडम मेंशन नहीं है, तो ऑब्वियसली वी नो द किंगडम क्या है, बताओ ये क्या है, मैन क्या है, प्लांट है या एनिमल है, ऑब्वियसली एनिमल है, तो ये किस किंगडम के अंदर आएगा, एनिमेलिया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम है मुस्का डोमेस्टिका। अब इसमें से जीनस बताओ कौन सा है, मुस्का, तो यहाँ पे जीनस के अंदर मुस्का लिखा है। फिर स्पीशीज़ नेम क्या है, डोमेस्टिका। ठीक है, होगी, ये पता चल गया। फिर फैमिली क्या है हमारा, मुस्सी डी। फिर ऑर्डर हमारा डिप्टेरा। क्लास आ गया इंसेक्टा। अब हमारा फाइलम या डिवीजन हो गया, आर्थ्रोपोडा के अंदर आता है ये। और क्या किंगडम क्या होगा हमारा, ये क्या है, एनिमल है, मतलब एक एनिमल ही है, इंसेक्ट एनिमल्स के अंदर ही आते हैं, तो ये कौन से किंगडम के अंदर आ जाएगा, एनिमेलिया। अब देखो मैंगो। मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। मैग्नीफेरा हो गया हमारा जीनस, इंडिका हो गया हमारा स्पीशीज़, ये हो गया जीनस। और फैमिली के अंदर आ गया क्या, मैंगो का फैमिली होता है एनाकार्डियेसी। अब एनाकार्डियेसी फैमिली के अंदर बहुत सारे आएंगे और भी, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। मैंगो का ऑर्डर है सैपिंडल्स। मैंगो का क्लास है डाइकोटिलेडन। मैंगो का डिवीजन होगा या फाइलम होगा, बताओ चलो। मैंगो फाइलम है, मतलब फाइलम हम टर्म यूज़ करेंगे या डिवीजन टर्म यूज़ करेंगे। मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में समझाया था कि एनिमल की जब हम बात करते हैं तो हम फाइलम का यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम प्लांट का बात करें तो हम डिवीजन टर्म यूज़ करते हैं। तो मैंगो क्या है, प्लांट, मैंगो प्लांट होता है ना, तो डिवीजन का यूज़ करेंगे। तो मैंगो का डिवीजन क्या होगा, एंजियोस्पर्मी। एंड दैट इन द सेम वे वीट का बात करें तो इसका साइंटिफिक नेम है ट्राइटिकम एस्टिवम। ट्राइटिकम क्या हो गया, हमारा जीनस हो गया, और एस्टिवम हमारा हो जाएगा स्पीशीज़। अब वीट का फैमिली क्या है, पोएसी। वीट का ऑर्डर क्या है, पोएल्स। वीट का क्लास क्या हो जाएगा, मोनोकोटिलिडनी। वीट का डिवीजन, वीट भी प्लांट है तो हम यूज़ करेंगे डिवीजन टर्म, फाइलम यूज़ नहीं करेंगे। तो वीट का डिवीजन क्या हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। देखो ये भी एंजियोस्पर्म, ये भी एंजियोस्पर्म, इस दोनों के अंदर हमारा आ रहा है मैंगो वीट। ठीक है, देख रहे। सो दैट वाज ऑल अबाउट चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड। आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियरली समझ आ गए हैं। स्पेशली ये जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ हैं और क्लासिफिकेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके सामने जो आने वाले चैप्टर्स हैं ना, इसमें भी बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी ये टर्म्स, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। So if you found this video helpful, please like and subscribe to the channel. In the next video, we will start our next chapter, that is chapter number 2. So stay tuned. Thank you for watching.